नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और बहुत गर्मजोशी से स्वागत है आपका उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानने में सहायक होता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रतियोगी परीक्षा के सारे प्रत्याशियों को तैयार कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन को व्यापक दूरदर्शी दृष्टि से समझने में और उन छोटे छोटे मुद्दों पर खासतौर से ध्यान केंद्रित करने के लिए जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, हमारे राष्ट्र हित से जुड़े हैं। ये अस्वाभाविक नहीं है कि जब कहीं भी युद्ध हो रहा हो, सैनिक संघर्ष चल रहा हो, तो लोगों का ध्यान युद्ध और शांति के विराट मुद्दों पर ही अटका रहता है। उनका ध्यान थोड़ा भटक जाता है उन अन्य विषयों और मुद्दों से जो उनकी विदेश नीति और उनके राष्ट्रीय हितों के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हैं और भविष्य में शायद एक बड़ी जटिल चुनौती पेश कर सकते हैं। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिलता है। जिस यूरोपीय युद्ध की लंबी काली छाया पूरे विश्व पर पड़ रही है और तरह तरह की आशंकाओं को जन्म दे रही है कि ऊर्जा संकट कैसे पैदा होगा, क्या इससे तृतीय विश्व युद्ध का संकट पैदा हो सकता है, क्या ये नए शीत युद्ध की शुरुआत है, मगर ये सब बातें गौण हैं जिनका विचार हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। मगर आज जो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो कौन से विषय और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमारा ध्यान इस संघर्ष के कारण भटका है। इन्हीं में से एक मुद्दा है अमीरात खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध। ये वो एक क्षेत्र है जिसे यदि आप वृत्त बनाए केंद्र से, फिर पहला घेरा, फिर दूसरा घेरा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा घेरा ये है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वाले पहले घेरे के हमारे संलग्न पड़ोसी के बाद सीधे सीधे आता है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि समुद्र भी हमको जोड़ता है, तो ये भी हमारा संलग्न पड़ोस का ही इलाका है और यहाँ जो कुछ घट रहा है उसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने में अब देरी नहीं की जा सकती है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर यूक्रेन के संघर्ष ने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। कई लोगों का मानना है कि इस संघर्ष के बारे में कई देशों ने चुप्पी इसलिए साधी है कि उनकी मजबूरी ये है कि वो रूस से अपने सैनिक साज सामान का आयात करते हैं। मगर यही बात अमेरिका के ऊपर भी लागू होती है कि जो दो लगभग एक ज़माने में समकक्ष महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और रूस संसार के सबसे बड़े हथियारों के सौदागरों में हैं और दुनिया के तमाम देश 100 से ऊपर जिनकी गिनती है, जिनमें से बहुत से सारे तो इन हथियारों का खर्च बर्दाश्त नहीं भी कर सकते हैं, निर्भर हैं अपने आयात के लिए इन दो देशों पर। मगर ये हम आज चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन के संकट के कारण किस तरह से ये मौत की सौदागिरी या हथियारों का व्यापार पनपेगा या घटेगा या बढ़ेगा। हमारी चिंता का विषय ये है कि जो ये हथियारों की सौदागरी है, सैनिक साज सामान का निर्माण, आयात निर्यात, वो किस तरह प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। इस यूक्रेन के युद्ध के पहले भी और उसके बाद भी करता रहेगा और भारत की क्या भूमिका या भारत पर क्या प्रभाव इसका हो सकता है, ये भी इस पर हम दृष्टिपात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ और उन छोटे छोटे मुद्दों को भी देखेंगे जो घटनाएं इस बीच हुई हैं और अनदेखी रह गई हैं और अब लगभग जो स्थिति चल रही है युद्ध की, उससे जिन जिन और चुनौतियों का जन्म हो सकता है युद्ध की हार जीत के अलावा, उसका भी हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें अमीरात क्षेत्र की, यूएई की, खाड़ी देशों की। जिस समय यूक्रेन का संकट गंभीर हो रहा था, काले युद्ध के बादल यूरोप पर मंडरा रहे थे, उसी समय भारत ने 18 फरवरी 2022 को एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी समग्र आर्थिक सहकार का एक खास समझौता। और इस समझौते में इसके अनेक व्यापक पक्ष थे, इसमें बहुत सारे पहलू छुए गए थे, जिनमें जिन चीज़ों का आयात निर्यात खाड़ी देशों से भारत को होना है, यहाँ से उनको होना है, उनका जिक्र विस्तार से किया गया था। उनमें बहुमूल्य रत्न हैं, जवाहरात हैं, खाने की सामग्री है, प्रोसेस फूड, परिष्कृत खाना है, खेती बाड़ी से जुड़ा सामान है, खेती बाड़ी का उत्पाद है, क्योंकि खेती बाड़ी का बहुत की संभावनाएं तो इन देशों में नहीं है जो रेगिस्तानी देश हैं, मगर ये आयात करते हैं खाद्य सामग्री का, आयात करते हैं दुग्ध जनित सामग्री का, जिस और मांस आदि का, जिस सब का निर्यात भारत से हो सकता है। हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि लगभग 30 लाख भारतवंशी
अमीरात देशों में रहते हैं, निवास करते हैं, और ये तरह तरह के काम करते हैं। इनमें मजदूर हैं, इनमें कुशल कारीगर हैं, इनमें बिल्कुल चोटी के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रबंधक हैं, और इस तरह से जिसे अंग्रेजी में सर्विसेज कहते हैं, ये अनेक प्रकार की सेवाएं सुलभ कराते हैं खाड़ी देशों को। ऐसी इनकी सेवाएं सुलभ हैं सऊदी अरब में, ओमान और मुस्काट में, कतर में। मगर यूएई शायद सबसे अच्छा उदाहरण इसका है कि यूएई से ये लोग अपनी सेवाओं की एवज में जो कमाई करते हैं और जो भारत में भेजी जाती है वो लगभग 85 अरब यूएस डॉलर से अधिक है, जबकि हमारे पूरे व्यापार का जो पैमाना है वो लगभग 60-62 अरब अमेरिकी डॉलर का है कुछ वर्षों के अंदर। तो हमारे लिए यहाँ से भेजी जाने वाली सेवाओं की कमाई का जो रेमिटेंसेस है वो हमारी विदेशी मुद्रा का अर्जन का एक प्रमुख साधन है। कभी वो सबसे बड़ा साधन था, आज भी एक महत्वपूर्ण साधन है। तो जिन विषयों का उल्लेख हमने किया, यदि उन सारे क्षेत्रों में भारत का सहकार, भारत का व्यापार बढ़ता है यूएई के साथ, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बेहद लाभदायक और यूएई के लिए भी लाभदायक स्थिति होगी। भारत सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में जो सेवाओं से जो हमारी आय होती है वो लगभग 15 अरब, सिर्फ सेवाओं से होने वाली आय 15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी, और इसके साथ साथ व्यापार का पैमाना भी बढ़ेगा। अब कई लोगों के मन में दो तरह की चिंताएं इसको लेकर हैं। उनको लगता है कि हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, हमने अपने शुल्क गिरा लिए, उनको लगभग शून्य तक पहुंचा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका नाजायज़ फ़ायदा कोई ऐसे देश उठाएंगे जो भारत के शत्रु हैं, शत्रु नहीं तो कम से कम बैरीवत आचरण करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन सरीखे देश अपनी बहुत सस्ती सामग्री को बजरिए यूएई के भारत में डंप करेंगे, जबरन फेंकेंगे हमारे उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भारत ने अपनी हिफाजत के लिए इसमें एक प्रावधान इस समझौते में जोड़ा है। वो प्रावधान ये है कि जिस भी सामग्री का आयात, जिस भी निर्मित उत्पाद का आयात यूएई से भारत की तरफ होगा, उसका कम से कम 40% हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि उसकी मूल से कीमत में वृद्धि, वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं, वैल्यू एडिशन, वो अमीरात देशों में ही की गई हो। भारत की ये भी इच्छा है, भारत की ये भी आशा है कि आने वाले वर्षों में जो भारतीय पूंजी का निवेश यूएई में होगा, ऐसा नहीं कि यूएई को भारतीय पूंजी की ज़रूरत है, मगर जिन सेवाओं में वृद्धि होगी, जिस तरह के व्यापार का पैमाना बदलेगा, जिस तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फ़ायदा भारत वहाँ उठाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ ऐसी इकाइयाँ स्थापित होंगी जो दूसरे देशों से आयातित सामग्री में मूल्य वृद्धि के लिए जो ये अंश 40% जोड़ा जाना है, उसमें भी हिस्सेदारी करेंगी, और इसका लाभ भी उनको होगा। एक पक्ष ये है। इसका एक सामरिक पक्ष भी है। यदि आप नक्शे पर देखें तो ये इलाका खाड़ी देशों वाला, सऊदी अरब वाला, ओमान मुस्कात वाला, कतर वाला, ये वो इलाका है जो हमारे संलग्न पड़ोसियों के ठीक बाद वाली परिधि वृत्त की होती है, उसके भीतर पड़ता है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे जो संलग्न पड़ोसी हैं, जिनमें गिनती होती है पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, म्यांमार की, मगर कई लोगों का ये मानना है कि जहाँ तक समुद्र है वो हमको विभाजित ही नहीं करता, जोड़ता भी है। और यदि इस तरह से हम देखें तो खाड़ी देश भी और ओमान मुस्काट भी हमारे संलग्न पड़ोसी ही कहे जा सकते हैं। और हाल के दिनों में भू राजनीतिक दृष्टि से यहाँ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में भी भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जब अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे तो बड़े बरसों से जो बैरी देश थे, इजराइल और अरब देश, उन्होंने अपने आपस के संबंधों को सुधारा है। इजराइल और खाड़ी देशों के साथ संबंधों में, यूएई के संबंधों में नाटकीय सुधार आया है। इनके बीच नागरिक विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं, पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है, तकनीकी सहकार शुरू हो गया है। रेगिस्तानी इलाके को फिर से हरा भरा उपजाऊ बनाने के लिए जो इजरायली अनुभव रेगिस्तानी इलाकों में खेती बाड़ी का है, उसकी बातचीत शुरू हो गई है। और यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी इजराइल और अमीरात के देशों के बीच बातचीत शुरू हो रही है। इसमें कुछ सवालिया निशान इसलिए लगे हैं, जब से हाउदियों ने प्रक्षेपास्त्र हमला किया था अबू धाबी पर, तो लोगों को लगता है क्या परमाणविक संयंत्र यहाँ निरापद रह सकता है। और ये सारी तैयारी खाड़ी देश इसलिए कर रहे हैं जब फॉसल फ्यूल्स, कार्बन प्रसरण के कारण जो चिंताएं हैं, जो ये जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल गैस आदि, उससे कमाई करना असंभव हो जाएगा। अब इस बात को अगर आप देखें तो भारत फिर उस स्थिति में है कि टेक्नोलॉजी का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें भारत सहकार
उभय पक्षीय लाभ के साथ करने की स्थिति में है खाड़ी देशों के साथ। और हमेशा से खाड़ी देशों के प्रति अधिकांश भारतीय तो सिर्फ क्रिकेट मैचों में अपनी रुचि रखते हैं, या वहाँ सस्ती खरीदारी के लिए जब कल कस्टम शुल्क मुक्त कोई मेला लगता है बिक्री का दुबई में, मगर हम लोग अधिकांश लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये पूरा क्षेत्र वो है जहाँ से भारत पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार मानता है और अफ्रीका में जाने के लिए भी उसे सुविधा होती है। और दूर दराज देशों के साथ भी जिस तरह की विमान सेवाएं और जहाज की सेवाएं इस क्षेत्र से चलती हैं, उनका लाभ उठाकर भारत यूरोप में पहुंच सकता है, भारत अफ्रीका में पहुंच सकता है, भारत दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप तक पहुंच सकता है। ये बातें अगर आप बहुत दूर की बातें भी माने, दूर की कौड़ी भी माने, तो इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वह सऊदी अरब से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके, सऊदी अरब और खाड़ी देशों को अपने पक्ष में कर इस तरह का राजनीति संचालित कर सके जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो समूह है, मुस्लिम देशों का जो समूह है, उनका जो सम्मेलन है, उसमें भारत के विपक्ष में भारत को कटघरे में खड़ा रखने के लिए कुछ कर सके। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखने की है। ये सौभाग्य है कि भारत के संबंध बरसों से बहुत मधुर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ भी, खाड़ी देशों के साथ भी, अमीरात के साथ भी, और यही मौका है कि भारत आज वहाँ अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है और लाभ उठा सकता है। आज भारत के बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध इजराइल के साथ हैं, तो इजराइल और भारत के हितों में कोई टकराव इस क्षेत्र में होता नजर नहीं आ रहा है। इसी कारण हम इसको रेखांकित करना चाहते हैं कि यूरोप में जो युद्ध चल रहा है वो कितना बढ़ेगा, कितना फैलेगा, कितना घटेगा, उसके आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम होगा, वहाँ शांति कितनी तनावग्रस्त रहेगी, ये बात अपनी जगह पर है। मगर हमको अपना ध्यान भटकने से रोकना चाहिए और खाड़ी देशों में जो हमारे महत्वपूर्ण हित हैं उनकी ओर देखना चाहिए। कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि यहाँ एक नए क्वाड्स की सृष्टि हो रही है, जिसके पश्चिमी क्वाड्स वो कहते हैं। इस क्वाड्स के सदस्य होंगे अमेरिका, इजराइल, भारत और खाड़ी देश। अब ये देखने को ये तर्क बड़ा सुंदर लगता है, देखने में ये काफ़ी तर्कसंगत लगता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में, प्रशांत क्षेत्र में भले ही ऑकूस के बाद क्वाड्स का कुछ अवमूल्यन हो गया हो, एक नया क्वाड्स भारत को यहाँ मौका दे रहा है फिर सक्रिय होने का सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से। मगर कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत को इस खतरे से बचने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा न हो कि बरसों से चले आ रहे संधि मित्र इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब, जिनका संयोग हितों का है खाड़ी देशों के साथ, भारत को सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ रखें और वास्तविक राजनीति वो आपस में संचालित करते रहें। तो ये इसके प्रति भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मगर भारत के जो उभयपक्षीय संबंध हैं, भारत की जो क्षमताएं हैं, उनको देखते हुए ये बहुत संभव है कि भारत बिना बहुपक्षीय, चतुष्कोणीय, क्वाड्स के राजनीति के उभयपक्षीय राजनीति को भी इस तरह से संचालित कर सकता है कि दोनों ही पक्ष लाभान्वित हों। इसकी संभावनाएं उजागर हो रही हैं और हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि हम इससे विचलित न हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अदृश्य पर्दे के पीछे से कुछ धागे चलाते हैं और जिनमें उल्लेख किया जाता है मौत के सौदागरों का, उन व्यापारियों का जो निर्माण करते हैं सैनिक साज सामग्री का और उन्हें बेचते हैं। इसके दो पक्ष हैं। ये सारा घटनाक्रम कुछ बड़े राज्यों के इच्छानुसार ही संचालित होता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शीत युद्ध के दौर में जिन महाशक्तियों ने अपने को प्रतिष्ठित किया था मंच पर, सबसे सक्रिय, सबसे प्रभावशाली सुपर पावर्स के रूप में, महाशक्तियों के रूप में, उन्हीं के हाथ में इस तिजारत की डोरियां थीं। अमेरिका और रूस क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े सैनिक साज सामग्री के उत्पादक और निर्यातक हैं। और यदि आप इनको देखें तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही लगभग 90% सारे संसार का हथियारों का व्यापार सिमटा हुआ है। और देश भी हैं, इजराइल है, इटली है, स्पेन है, मगर यदि आप देखें तो हाल के वर्षों में इसमें एक परिवर्तन भी हुआ है। अमेरिका और रूस के बाद चीन प्रकट हुआ है और हाल के दिनों में उसने पछाड़ दिया है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को विश्वव्यापी व्यापार में, इस व्यापार में। अब इस व्यापार का दूसरा पहलू जो है वो एक तो निर्यातक और उत्पादक इसके 5-6 देश ही हैं। और यदि आप देखें तो इनकी सामग्री को खरीदने वाले देशों की भी अगर आप सूची बनाएं तो पहले 10 की सूची में 5 या 6 वही लोग हैं जो
बहुत स्पष्ट है कि नंबर 1 उनमें सऊदी अरब है और नंबर 2 भारत है। नंबर 1 और 2 सऊदी अरब और भारत की यदि आप तुलना करें तो कुछ अटपटा इसलिए लगता है कि सऊदी अरब तेल उत्पादक देश है, बेशुमार अमीर है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि वो सारे संसार भर के मुसलमानों का नेता है, कम से कम सुन्नी मुसलमानों का निर्विवाद नेता है, वो उनके पवित्र स्थानों का संरक्षक है और वो घिरा रहा है उस क्षेत्र में जहाँ अभी हाल तक उसका बैर एक बड़ी सीमा तक इजराइल के साथ था और एक बड़ी सीमा तक उसका बैर शिया ईरान के साथ भी रहा है, जो स्वयं अपने को स्थापित करना चाहता है मुसलमानों के नेता के रूप में। अब यहाँ पे एक पक्ष और था कि तेल का उत्पादन कर सऊदी अरब बेशुमार अमीर तो बना है, मगर उसकी शत्रुता कई छोटे छोटे और देशों से भी है जिनको उसका सामंतशाही, उसकी तानाशाही, उसकी निरंकुश राजशाही बहुत रास नहीं आती और उसे आप दादागिरी भी इस क्षेत्र में कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो और तेल उत्पादक देश हैं उनकी कोशिश भी ये रही थी कि वो इस इलाके में सक्रिय रहें और हथियारबंद रहें। अब अमेरिका को लाभ ये होता था कि यदि वो आशंकित कर सके सऊदी अरब को कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे हथियारों की ज़रूरत है, तो बड़े पैमाने पर उन हथियारों का निर्यात वो सऊदी अरब को कर सकता था। और सऊदी अरब अभी हाल तक इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र था, उसके पास इतनी दौलत थी तेल की कमाई की कि वो जो चाहे मनमाने ढंग से खर्च कर सकता था। एक तरह से ये फिजूल खर्ची थी, मगर एक इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का था। जब हथियार बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कभी न कभी उनके उपयोग की विवशता, मजबूरी भी प्रकट होती है। फिर जो शक्तियाँ हथियारों को बनाती हैं, उनका निर्यात करती हैं, उनकी साजिश कहीं ना कहीं ये भी रहती है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं छिटपुट अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा होते रहें और जो उनके हथियारों के खरीदार हैं उनको ये बात महसूस होती रहे कि उन्हें इन खतरों के लिए तैयार रहना है। और हथियारों की टेक्नोलॉजी में जो निरंतर सुधार और परिष्कार होता है उसके कारण ये मजबूरी भी होती है कि आप भले ही कोई युद्ध आप न लड़ रहे हो, मगर यदि आपके प्रतिपक्षी के पास ये संभावना है कि वो आपसे बेहतर हथियार हासिल कर सकता है तो आप भी नवीनतम हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। आजकल इस हथियारों के व्यापारों के साथ एक और पक्ष जुड़ गया है कि आप भले ही किसी युद्ध में तत्काल हिस्सा न ले रहे हों, युद्धाभ्यास ही कर रहे हों, मगर कुछ वर्षों के बाद हथियार पुराने पड़ जाएंगे, उनके रखरखाव का खर्च बढ़ेगा, उनके पुर्जे बदलने पड़ेंगे और इसके लिए फिर आपको निर्भर होना पड़ेगा उन्हीं देशों पर जिनसे आपने हथियार खरीदे हैं। ये चीज़ सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में नहीं है, यही चीज़ आपको देखने को मिल सकती है रूस और भारत के बीच में भी। ये एक समय ये था कि भारत अपने सैनिक साज सामान की पूरी खरीदारी के लिए, पूरे व्यापार के लिए रूस पर निर्भर करता था, क्योंकि गुट निरपेक्ष भारत को पश्चिमी देश कुछ देने के लिए संसाधन आसानी से तैयार नहीं थे। जब रूस से उसने काफ़ी मात्रा में लड़ाकू हवाई जहाज़ों की, जंगी जहाज़ों की, टैंकों की खरीद की, तब अपने व्यापार की हिफाजत, इस व्यापार की हिफाजत के लिए पश्चिमी देशों ने भी भारत को ललचाने का प्रयास किया। आज सिप्री के आंकड़े, सिप्री एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च, इंटरनेशनल पीस रिसर्च, जिसके आंकड़ों के और बहुत प्रामाणिक आंकड़े प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार भारत आज भी अपनी सैनिक साज सामग्री की खरीद के लिए लगभग 49% के लिए निर्भर है रूस पर, और इसके बाद गिनती आती है अमेरिका की जो 15-16% के आसपास है। उसके बाद हाल के दिनों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है, आता है इजराइल। तो यदि आप देखें तो इससे कुछ चौंकाने वाले नतीजे हमारे सामने आते हैं कि भले ही भारत ने हाल के वर्षों में अपनी निर्भरता रूसी सैनिक उद्योग पर घटाने की कोशिश की है और विकल्प ढूंढना शुरू किए हैं। फ्रांस के साथ हमारा सैनिक साज सामग्री का व्यापार तेज़ी से बढ़ा है और ख़ासकर रफ़ाइल लड़ाकू जहाज़ों की खरीद के बाद फिर वो हम 15-16% के आसपास वहाँ पहुँचते नज़र आ रहे हैं। अब ये आंकड़े अगर आप देखें तो इन आंकड़ों को यदि आप एक सोच से देखें या दूसरे सोच से देखें तो आपको थोड़ा फ़र्क देखने को मिल सकता है कि किस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, जिस सौदे पर पूरे हस्ताक्षर हुए हैं या जो अब तक खरीदारी पूरी की जा चुकी है या जिसकी कीमत कुछ बढ़ गई है क्योंकि भारत ने उसमें कुछ और हथियार या आयुध जोड़ने की कोशिश की है। मगर कमोबेश इस सूची के क्रम में अंतर नहीं पड़ता है कि रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो और निर्यातक देश हैं उन पर नज़र डालें।
जर्मनी का हट ये है कि अपने अनुभव के बाद युद्ध में जब वो हारा था, वो हथियारों का निर्यात नहीं करना चाहता, मगर वो हथियारों के निर्यात से बचता भी नहीं है। उसके दोहरे मानदंड स्पष्ट नजर आते हैं जब वो हथियार बेचता नजर आता है सऊदी अरब को। फ्रांस ने कभी इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं की है, वो हथियारों का निर्माण करता है, उन्हें बेचता है। भारतीय वायुसेना में भी एक समय मिराज विमान थे, मगर आज भी मिराज विमान है, मगर आज उनकी वो अहमियत नहीं है जब से सुखोई, मिग, रफाइल आदि हमारी वायुसेना के पास आ गए हैं। मगर फ्रांस निर्यात करता है अपने पूर्व उपनिवेशों को भी और मिस्र जैसे देशों को भी, मगर इनका जो प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की सौदागरी में है वो 5%, 4% है। 2%, 1% वाले निर्यातक स्पेन और इटली भी हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि स्विट्ज़रलैंड तक भी हथियारों के निर्यातकों में शुमार होता है। कनाडा भी कहीं है, आइसलैंड भी कहीं है, तुर्की भी है जो विमान चालक रहित ड्रोन बेचा करता है, और तो और यूक्रेन अभी हाल जो इतनी बुरी तरह संकटग्रस्त है, अभी हाल तक लगभग 1%, 0.9% की हिस्सेदारी उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में थी। दक्षिण कोरिया भी कुछ निर्यात करता है, मगर इनको हम अलग रखें, हम बड़े बड़े जो सक्रिय निर्यातक हैं उन पर ही विचार करेंगे। अब हम बात इसके साथ साथ कर रहे थे कि हथियार खरीदता कौन है। तो सऊदी अरब का हथियार खरीदना कमोबेश समझ में आता है, मध्य पूर्व के संकट को देखते हुए, अपने को अमेरिकी छत्रछाया से बाहर निकालने के लिए और संसाधनों में विपुल समृद्ध होने के कारण। मगर इसी सूची में आपको, और भारत की तो बात आप साफ साफ समझ में आती है कि भारत 2 मोर्चों पर ऐसे शत्रुओं का सामना कर रहा है जो उस पर हमला कर चुके हैं, हमला करने की हरकत में, शरारत में, साजिश में हमेशा जुटे नजर आते हैं, जिनमें एक पाकिस्तान है और दूसरा चीन है। तो भारत के आकार को देखते हुए, भारत की संसाधनों को देखते हुए भारत का सऊदी अरब के बाद नंबर 2 का खरीदार होना समझ में आता है। हाल के दिनों में भारत के सैनिक साज सामान की खरीदारी में थोड़ी गिरावट आई है। इसका एक आंशिक कारण ये था कि कुछ सामाजिक विकास कार्यक्रमों की ओर बजट का हिस्सा गया है, कुछ कोविड की चपेट में आने के कारण हुआ है, और कुछ कुल मिलाकर विश्व भर में इस हथियारों की सौदागरी में थोड़ी गिरावट आई है। मगर जो चीज़ चकित करने वाली है उसके 2 पहलू हैं जो इस व्यापार के लेखे जोखे में हम भुला नहीं सकते हैं कि चीन की गिनती दोनों ही सूचियों में है। चीन एक महत्वपूर्ण हथियारों का निर्यातक भी है और चीन हथियारों का आयात भी करता है। चीन जिन हथियारों का आयात करता है उनमें रूस प्रमुख निर्यातक है, और चीन जिन देशों को निर्यात करता है उनमें अनेक अफ्रीकी, एशियाई देशों के अलावा उत्तरी कोरिया भी शामिल है। और वियतनाम जो है वो भी एक बड़ी सीमा तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहता है। मगर जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हथियारों के आयात करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया का स्थान बहुत ऊपर है। वो लगभग 4थे नंबर पर विराजमान नजर आता है 2016-17 से 2020 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें। अब ये सोचने लायक बात है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की महत्वाकांक्षा इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिणी हिंद महासागर और प्रशांत वाले क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने की है। उसकी कोई तुलना पड़ोसी न्यूजीलैंड के साथ नहीं हो सकती है, मगर वो एक महाद्वीपीय आकार का देश है और एक ओर उसकी दृष्टि, सामरिक दृष्टि अंटार्कटिक की ओर लगी रहती है, एक ओर दक्षिण पूर्व एशिया में बिल्कुल उसके ऊपर जो फैला हुआ है इंडोनेशिया के द्वीप समूह तक, अंतरीप तक, और ऊपर जो जिस तरह के उसके आर्थिक व्यापार के संबंध नाते रहे थे अभी हाल तक तनाव बढ़ने के पहले चीन के साथ, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन के मुकाबले के लिए अमेरिकी उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं बड़े पैमाने में हथियारों की खरीदारी के लिए? क्या वो खुद है टेक्नोलॉजी में समर्थ है, मगर हथियारों के उत्पादन में उस तरह का समर्थ नहीं है कि वो इसका निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कर सके, या अपनी हिफाजत के लिए वो निर्भर रहेगा पूरी तरह से उन हथियारों पर। यदि आप देखें तो हाल के दिनों में पश्चिमी खेमे जो दरार पड़ी थी वो इस कारण पड़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया पहले जिन परमाणुविक पनडुब्बियों का आयात फ्रांस से करने वाला था उसने इस सौदे को खारिज कर बाद में ये सौदा ब्रिटेन के साथ किया, और इसके कारण एक दरार अमेरिका के साथ भी पड़ी जिसे विश्वासघाती माना गया, और फ्रांस आज भी इससे तिलमिला रहा है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की
कि इस व्यापार में, इस तिजारत में के साथ सूत्र जुड़े हुए हैं पश्चिमी सैनिक संधि संगठनों की आपस की नातेदारी की भी, बिरादरी की भी। और जितनी भी, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने अनबूझ पहले इसलिए कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया की आबादी देख लीजिए और ऑस्ट्रेलिया की भू राजनीतिक स्थिति देख लीजिए, तो वो एक तरह से बाकी दुनिया से तो अलग थलग कटा हुआ है। उसके ऊपर जो सीधा प्रभाव पड़ता है, या तो वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जो शक्ति, अपने को क्षेत्रीय शक्ति कह सकता है, वो इंडोनेशिया हो सकता है। तो क्या वो इंडोनेशिया के मुकाबले अपनी रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, या ये प्रयास चीन के दबाव को कमतर करने के लिए है, या अपना एक नव साम्राज्यवादी विस्तार वो स्थापित करना चाहता है अमेरिका की शह पर, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र तक फैला रहेगा। ये एक सोचने लायक बात है। भारत निश्चित रूप से शांति का पोषक है, शांति का प्रेरक प्रोत्साहक है, मगर आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थ को देखते हुए समझदारी इसमें है कि हम अपने राष्ट्र हित की रक्षा के लिए तत्पर रहें, और जहाँ तक हो आत्मनिर्भर इस मामले में हो, चाहे वो प्रक्षेपास्त्रों का मामला हो, चाहे वो छोटे हथियारों का, जिन्हें लाइट आर्म्स कहते हैं, उनका मामला हो, चाहे वो टैंकों का उत्पादन हो। और इस बारे में हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पिछले दशकों में जो सहकार पहले सोवियत संघ के साथ, बाद में रूस के साथ भारत का रहा था, उसके कारण यह क्षमता आत्मनिर्भरता की रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की बढ़ी है, जिसके बारे में पहली बार उसे चेतावनी मिली थी 1962 में, और तब से अब तक भारत इस बारे में काफ़ी समर्थ है। मगर भारत इन हथियारों का निर्यात नहीं करना चाहता है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, भारत के नेतागण इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यदि हथियार कोई खरीदता है तो फिर उनका उपयोग भी होता है, और हथियारों के निर्यात से हिंसा के विस्फोट की, मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना बढ़ती है। अनेक छोटे छोटे ऐसे तानाशाह हैं अफ्रीका में या अन्यत्र, जो यह खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर अपनी सत्ता में बने रहने के लिए, अपने विपक्षियों का, जो लोग उनके साथ सहमत नहीं है, उनका दमन करने के लिए कम से कम छोटे हथियारों का आयात करते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि 2 हेलीकॉप्टरों से किसी को क्या हासिल होगा, 3 हवाई जहाज़ों से किसी को क्या हासिल होगा, मगर यदि विपक्ष में जो आदमी है उनके पास कोई हथियार ही ना हो, तो तानाशाह जैसे म्यांमार के हों, या सत्तारूढ़ ऐसे बहुत छोटे ब्रुनेई जैसे देश के बहुत समृद्ध शासक हों, जिनको इस संकट है कि अड़ोस पड़ोस में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है वो उन्हें प्रभावित कर सकता है, तो उन सारे लोगों को हथियारों का ज़ख़ीरा जमा करने की ज़रूरत महसूस होती है। एक असुरक्षा का भाव हथियारों का आयात निर्यात निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में पैदा करता है, और विडंबना ये है कि इसको समझते हुए भी हमको इसमें हिस्सा लेना ही होता है, क्योंकि अन्यथा हमारी अपनी सुरक्षा, एकता, अखंडता निरापद नहीं रह सकती। अब एक नज़र ईरान की ओर। यूक्रेन में युद्ध का विस्फोट होने के पहले ऐसा जान पड़ रहा था कि ईरान और अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच जो गतिरोध उसके परमाणुविक कार्यक्रम को लेकर था, वो दूर हो सकता है। वियना में जो संवाद चल रहा था उसमें प्रगति हुई थी, इतनी प्रगति हुई थी कि इजराइल थोड़ा खिन्न होने लग गया था। इजराइल ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि ये समझौता अगर होगा भी तो एक बड़ा दुर्बल समझौता होगा, इसमें कोई इस तरह की गारंटी नहीं है कि ईरान भविष्य में इसको तोड़ेगा नहीं, अपने परमाणुविक कार्यक्रम को हथियारों की ओर नहीं ले जाएगा। उधर ईरान का यह कहना था कि कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए, इस बात की भी गारंटी कहाँ है कि यदि ये समझौता आज होता है और कल अमेरिका में कोई दूसरा राष्ट्रपति आता है ट्रंप जैसा, जो उस संधि से मुकर जाता है, जो पहली बार ट्रंप ने ऐसा किया था, वो पृष्ठभूमि थोड़ा याद दिलाने की ज़रूरत है कि 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ इतना समझौता किया था कि यदि ईरान अपने परमाणुविक कार्यक्रम पर संयम बरतेगा, उसे सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए लगाएगा, उसके ईंधन को समृद्ध करने की प्रक्रिया को रोक देगा ताकि उससे हथियार न बने, तो अमेरिका अपने आर्थिक प्रतिबंध वापस ले लेगा। मगर इन आर्थिक प्रतिबंधों के वापस लेने के पहले ही सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हो गया, और ट्रंप ने न केवल इन आर्थिक प्रतिबंधों, निषेधों को वापस लेने से इनकार कर दिया, बल्कि नए प्रतिबंध ईरान पर थोप दिए और इस संधि को तोड़ दिया। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पूर्व राष्ट्रपति ने जो संधि की हो, जो जिसे सॉवरेन गारंटी कहते हैं, उसका आश्वासन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। दूसरे राष्ट्रपति ने उस संधि को तोड़ दिया। ट्रंप ने सिर्फ इस संधि से अपना मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने पेरिस में जो कार्यक्रम चल रहा था मौसम बदलाव की संधि, उससे भी अपने को बाहर कर लिया। तो मगर ये तो ट्रंप की विशेष शैली थी। अमेरिका की छवि को जितना नुकसान पड़ा
वो अलग बात है, अविश्वसनीय उसके भरोसे बन गए ये अलग बात है, मगर उसके साथ ही साथ उन्होंने नए आर्थिक प्रतिबंध भी ईरान पर थोप दिए। तो ईरान के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इस काम के कि वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे कि अमेरिका को उसके बारे में सोचने को विवश होना पड़े। उन्होंने अपने परमाणु ईंधन को समृद्ध संपन्न करना शुरू किया। वो 4% से 20% तक पहुंच गए। अब ये माना जाता है कि 4% से 20% तक पहुंचना बहुत लंबा समय लेता है, पर 20% से 80-90% तक समृद्ध करना इस ईंधन को आसान होता है अपेक्षाकृत, और उसका प्रयोग फिर हथियारों के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ एक और पक्ष है जिसकी ओर ध्यान दिलाया जाना ज़रूरी है कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर रहे थे। इजराइल वालों की लगातार कोशिश ये रही है कि ईरान किसी भी तरह से परमाणुक अस्त्रों तक न पहुंच सके। वो संप्रभु देश है, वो कोई भी नीति अपना सकता है, मगर जो हट परमाणु शस्त्र संपन्न देशों का है कि जिस देश ने परमाणुविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उसके ऊपर वो अपना मत, अपना एकाधिपत्य थोपेंगे। ईरान का हमेशा मानना है कि वो एक संप्रभु देश है, वो तकनीकी दृष्टि से समर्थ है, वो यदि चाहे तो परमाणुविक अस्त्रों को भी अपने बचाव के लिए कम से कम निर्माण कर सकता है, और शांतिपूर्ण कामों के लिए तो आर्थिक विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर ही सकता है। इजराइल की गुप्तचर सेवा ने अनेक हमले किए हैं और बाद में कुछ को स्वीकार किया है, कुछ को अस्वीकार किया है, जिसका निशाना बनाकर ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई है, उसके संयंत्रों में भितरघात हुई है, वहाँ तोड़फोड़ हुई है। ईरान इस बात के लिए मजबूर हुआ है कि इन परमाणुविक संयंत्रों को, सेंट्रीफ्यूज को कभी ज़मीन के नीचे ले जाए, कभी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करे, और निश्चय ही उसके परमाणुविक कार्यक्रम को इससे उसमें विलंब हुआ है, नुकसान हुआ है। इजराइल का तर्क ये है कि यदि ईरान के पास परमाणुविक अस्त्र होते हैं तो कोई भरोसा नहीं कि कौन इस्लामी आतंकवादी उनको हथिया ले, और उनके बाद आने के बाद उसका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लगभग इसी तरह की चिंता उसने उन लोगों के मन में डाली है, वो खाड़ी के देश के अमीरात के लोग हों या सऊदी अरब के देश हों। और हाल में जो संबंधों का सुधार इजराइल का इन देशों के साथ हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं शिया ईरान की चुनौती बनी हुई है। अब इस परिप्रेक्ष्य में ये बात बहुत दुखद जान पड़ती है कि जो समझौता लगभग दोबारा पुनर्जीवित हो रहा था, जो वियना में वार्ताएं चल रही थी, उसमें रूस है, उसमें अमेरिका है, उसमें चीन है, उसमें फ्रांस है, उसमें जर्मनी है और उसमें ब्रिटेन है। ये 6 देश मिलकर ये आश्वासन देते थे कि यदि ईरान अपने परमाणुविक कार्यक्रम में ईंधन को संपन्न करने से रुकेगा, ये भरोसा देगा कि वो सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए इसका प्रयोग करेगा, तो उसको वापस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल किया जाएगा, उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे। ईरान का हट ये था कि पहल अमेरिका को करनी चाहिए, क्योंकि यदि अमेरिका ने ही उस पर अतिरिक्त निषेध लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, इसलिए सद्भावना बढ़ाने के लिए, परस्पर विश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास भी पेशकश उसे ही पहले करनी पड़ेगी। बाइडेन का संकट ये था कि बाइडेन ने ये तो घोषणा की थी कि वो ईरान के साथ इस समझौते को पुनर्जीवित करेंगे, तब वो उपराष्ट्रपति थे जब इस समझौते पर करार हुआ था। उनके विदेश सचिव ब्लिंकन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी, मगर यदि वो ऐसा तत्काल करते तो उन पर यह आरोप लगाया जा सकता था कि उन्होंने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं, और उनकी जो छवि एक कमज़ोर राष्ट्रपति वाली है वो और भी मजबूत होती। तो मगर दुर्भाग्य से इस विलंब के कारण, और इस बीच अमेरिका जिन आंतरिक संकटों से घिरा रहा, वो ब्लैक लाइव मैटर्स वाला हो, वो कोविड से लड़ने में अक्षमता ट्रंप की रही हो, उसके बाद जो उनकी अस्थिरता, आर्थिक विकास की गति पटरी से उतर गई है, दक्षिण की ओर से जो शरणार्थी आ रहे हैं, इन सब चीज़ों ने बाइडेन को यह मौका नहीं दिया कि वो प्राथमिकता ईरान के साथ जारी इस संवाद को दे सकें। खासकर सबसे बड़ी अड़चन थी तालिबान द्वारा काबुल में सत्ता ग्रहण करना और अमेरिका का बिल्कुल रणछोड़ वाली मुद्रा में अफगानिस्तान से पलायन करना, अपने संधि मित्रों को निराश करते हुए। तो एक जो हारी थकी शक्ति की छवि अमेरिका की है, उसमें ईरान को लगता है कि इसी वक्त वो सबसे अच्छा समझौता कर सकता है, सबसे अच्छा सौदा पटा सकता है अमेरिका के साथ। और अमेरिका चूँकि स्वयं दोफाड़ है, तो वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्य भी ईरान के साथ समझौते को अपने हित में नहीं समझते हैं। भले ही उनके लिए यूक्रेन दूर का देश हो, उनके लिए अफगानिस्तान बिल्कुल निरर्थक हो, मगर जहाँ तक ईरान और परमाणुविक नीति है, चूँकि इनका सीधा संबंध इजराइल के साथ जुड़ता है जो उनका संधि मित्र है, और इजरायली यहूदी मीडिया में बहुत प्रभावशाली है अमेरिका में, तो ये कठिनाई बची रहती है। अब इसका क्या होगा? ये समझौते के इतना निकट सारे पक्ष पहुंच चुके थे कि इजराइल खिन्न होने लगा था और फिर धौंस धमकी देने लगा था, मगर आज लगता है कि यूक्रेन के संकट के कारण
सारा राजनय, वो वियना में हो, वो नॉर्वे में हो, वो बेल्जियम ब्रसेल्स में हो, वो नाटो में हो, वो यूरोपीय समुदाय में हो, वो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हो, इस सबका केंद्र जो सत्ता समीकरण बदले हैं पूर्वी यूरोप में, उस तक सीमित रहेगा। और आने वाले दिनों में भी इस बात की संभावना है कि जो शरणार्थियों की बाढ़ बह के निकलेगी यूक्रेन से अन्य पूर्वी देशों की ओर, उनके पुनर्वास की, उनकी राहत पहुंचाने की समस्या, उनके साथ जुड़ी यह समस्या कि रूसी कुछ अपने एजेंट तो उनके साथ नहीं भेज रहे हैं इस चेहरे के पीछे जो उत्पात मचा सकें, पूर्वी देशों में उपद्रव कर सकें, उन्हें अस्थिर कर सकें, ये सारी बातें अमेरिकी पश्चिमी राजनयिक के केंद्र में रहेंगी और ईरान की प्राथमिकता एक बार फिर कम हो जाएगी। जो बात हमारे लिए चिंताजनक है, यदि ईरान के साथ ये समझौता संपन्न होता तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, मध्य एशिया में तनाव घटता, ईरान क्रमशः चीन के आगोश से बाहर निकलता और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने की उसकी व्यवस्था चीन के कारण नहीं होती। ये सारा घटनाक्रम निश्चित रूप से भारत के आर्थिक और सामरिक हित में होता। इस बार इतना ही। अगली बार जब भेंट होगी तो हम कुछ और मुद्दे लेकर आपके साथ संवाद करेंगे। हमारा परामर्श यही है कि इस बार आप गंभीरता से पुनर्विचार एक बार फिर करें जिन मुद्दों को हमने उठाया है। भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए उन पड़ोसी क्षेत्रों में, जैसे खाड़ी के देश हैं, जो अरब दुनिया है, जहां भारत की मौजूदगी भी है, भारत की सामर्थ्य भी है, तकनीकी सहकार की, सामरिक साझेदारी की, व्यापार के पैमाने को बढ़ाने की, बड़े पैमाने तादाद में जो भारतवंशी वहाँ हैं, उनके कारण, उनके द्वारा भेजी विदेशी मुद्रा के अर्जन से जो हमें लाभ होता है, उस सारे माहौल का लाभ भारत को तत्काल उठाना चाहिए। खासकर उस परिस्थिति में जब इजराइल के साथ भी हमारे संबंध मधुर हैं और इजराइल के संबंध इन देशों के साथ वर्षों बाद सुधर रहे हैं, सहकार की संभावनाएं काफ़ी विपुल हैं। हमको सिर्फ सतर्क इतना रहना है कि हम इजराइल और अमेरिका की गठजोड़ के कारण यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए मौजूद न हो, हमारी गिनती जैसे पूर्वी क्वार्ट्स में होती है वैसे पश्चिमी क्वार्ट्स में ना हो। दूसरी ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हथियारों की सौदागरी, अंतर्राष्ट्रीय तिजारत होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अनुसार कैसे हमारे शक्ति समीकरण बदलते हैं और क्या हमारी व्यवस्थाएं या मजबूरियां होती हैं, न केवल बड़ी शक्तियों की बल्कि इस मामले में जो आत्मनिर्भरता होती है वो टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण से कितनी जुड़ी है। वो लाभ लागत जब कहा जाता है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है तो इसमें आप लाभ लागत की बात कैसे पूछते हैं। तो इसमें लाभ हो या हानि हो, खर्च तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको अपनी एकता और अखंडता की रक्षा करनी ही होती है हर कीमत पर। मगर ये हर कीमत पर वाला जो मुहावरा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है उसके बारे में भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निहायत फिजूल खर्ची के कारण ही हम अपनी आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर लें, हमारी सामाजिक शांति और सद्भाव में कहीं न कहीं उससे खलल पड़े। निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ज़रूरत बहुत मजबूती से है, मगर पूरे मानचित्र पर हमें दृष्टिपात करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और किसकी खरीद फरोख्त से हम पर क्या असर कहाँ पड़ सकता है, वो देश दूर का भी हो सकता है। साथ ही हमें निश्चित रूप से हर उस परमाणविक राजनय को सतर्क दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि भारत ने स्वयं परमाणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसके परमाणविक कार्यक्रम के प्रगति में भी तरह तरह की रुकावटें आती रही हैं। आज तक उसे अबाध प्रवेश न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई के रूप में नहीं मिला है। इन सब बातों को आप ठंडे दिमाग से, गंभीरता से सोचें। ये चर्चा के विषय बारंबार होते रहेंगे। अगली बार कुछ और मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।